हेलो। आवाज आ रही है, रखिए इसे। हाँ हाँ, रखता हूँ। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है कृत्रिम ऊर्जा। कृत्रिम ऊर्जा पे आज हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम हमने कई कोटेशंस को एक ही साथ मिलाया है और प्रयास किया है कि पूरे विषय को हम रख सकें। इसमें हमने तीन बिंदु तैयार किए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पहला बिंदु है वह कहता है कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, जैविक और कृत्रिम। और यह कहना गलत है, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि कृत्रिम ऊर्जा के मूल्य बढ़े हैं। लेकिन हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा। इसके अलावा इस बिंदु में एक बात और आती है कि जो सस्ती कृत्रिम ऊर्जा है वह अधिकांश समस्याओं का कारण है। इसके अलावा जो सब्सिडी दी जाती है उस पे भी बात की गई है। तो चलिए हम के करके हम बात करते हैं। देखिए, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पहला जैविक, दूसरा कृत्रिम। जैविक का मतलब होता है जैसे मनुष्य और पशु, और कृत्रिम में डीजल, पेट्रोल, बिजली, कोयला, गैस आते हैं। यह जो कृत्रिम ऊर्जा है, यह जो मशीनीकरण है यह उसको बढ़ाता है और इससे उत्पादन सस्ता होता है। कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करने से रोजगारी भी फैलती है। इसके अलावा यह कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है, जैसे शहरी क्षेत्र में आबादी का विस्तार होता है जबकि गांव खाली होते हैं। आवागमन के साधनों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उद्योग जो होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। इसमें एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आम तौर पर यह माना जाता है कि कृत्रिम ऊर्जा के मूल्य बढ़े हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए और 1947 के समय जो रुपये का मूल्य था और उसकी तुलना हम आज से करें तो हम पाएंगे कि कृत्रिम ऊर्जा के मूल्य में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो आम व्यक्ति का जो क्रय शक्ति है और जो उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य है उसकी भी तुलना करनी पड़ेगी। हम महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि महंगाई क्या है और इसे हमें हमें समझना पड़ेगा। एक बात हम और कहना चाहते हैं कि जो कृत्रिम ऊर्जा है वह परिचायक इस बात का है कि
व्यक्ति भौतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति जितना संपन्न होगा, जो व्यक्ति जितना धनी होगा, वह उतना ही कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करेगा, और जो व्यक्ति जितना गरीब होगा, वह उतना ही कृत्रिम ऊर्जा का कम उपयोग करेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो एक पैमाना है उसे नापने का, और वो है कार्बन उत्सर्जन। जो देश जितना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उस देश को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार मानते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कौन है? जो कृत्रिम ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। मतलब कृत्रिम ऊर्जा का अधिक उपयोग वातावरण के लिए भी सही नहीं है। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि हाल के वर्षों में कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग और निर्भरता कई गुना बढ़ी है, जिससे श्रम और रोटी का महत्व कम हो गया है। एक बात इसमें हम और कहना चाहते हैं कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ बीड़ी पत्ता, साल बीज, हुआ आदि पे तो टैक्स लगता है, लेकिन अखबार, कागज, पोस्ट कार्ड पर सब्सिडी दी जाती है। यह जो सब्सिडी देने का जो सिस्टम है, यह गलत है। हमें सब्सिडी उसी को दी जानी चाहिए जो व्यक्ति उसका असली हकदार हो। हम सब्सिडी गलत जगह पर देते हैं। एक बात और है, जो दूसरा पॉइंट है कि अगर हम कृत्रिम ऊर्जा की वृद्धि कर दें तो शहरी जनजीवन महंगा हो जाएगा। कृत्रिम ऊर्जा जो है वह शोषण का हथियार है। अब देखिए, यह जो बात कही गई है, मैं केवल आपके सामने जो विषय है उसको रख रहा हूं। जो बात इसमें सही है गलत है, हम इस पे नहीं जाएंगे। इसका फैसला हम चर्चा में करेंगे। हम बस इतना ही हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे बात लिखी गई है, जो कोटेशन कहता है कि कृत्रिम ऊर्जा में मूल्य वृद्धि से शहरी जनजीवन महंगा हो जाएगा, यह बात तो सही है। इसमें एक बात और कही गई है कि जो भारत की जो गरीब आबादी है, जो 30% से ऊपर है, वह 5% कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करती है। उसके बाद जो 33% जो मध्य वर्ग है, वह 25% कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करती है, तथा जो 33% उच्च वर्ग है, वह 70% कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करता है। मतलब देखिए कि जो कृत्रिम ऊर्जा का जो खपत है, वह इतना असमान है। एक बात जान लीजिए, जो मैंने पहले भी बोला, जो वर्ग जितना विकसित होगा, जितना धनी होगा, वह उतना ही कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करेगा। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन और अमेरिकन देश कार्बन उत्सर्जन में बहुत आगे हैं, जबकि उनकी आबादी हमसे बहुत कम है। इसका कारण यही है कि वह लोग कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग बहुत करते हैं, हम भारतीयों की अपेक्षा।
अब जो अंतिम है वह है कि जो हमारे बुद्धिजीवी पूंजीपति राजनेता मीडिया ने आम नागरिकों को विश्वास दिला दिया है कि कृत्रिम ऊर्जा में अगर हम मूल्य वृद्धि करते हैं तो यह गरीबों के लिए अहितकर है। अब देखिए, जो कोटेशन कहता है कि कृत्रिम ऊर्जा में मूल्य वृद्धि हमारे लिए अच्छा रहेगा, जबकि आमतौर पर यह धारणा है कि अगर हम कृत्रिम ऊर्जा में मूल्य वृद्धि करते हैं तो हमें अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये बात यह बात पे बहस हो सकती है कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो ये है आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हाँ ब्रजेश जी। जी बताइए नरेंद्र जी। नरेंद्र बोल रहा हूँ। जी। मुनि जी के साथ इस मामले पर बातचीत होते हुए करीब करीब मेरे 20 वर्ष बीत गए। कृत्रिम ऊर्जा मानव श्रम को के शोषण का कारण है। इस बात को समझते समझते शुरुआत में बड़ी अटपटी लगी थी और बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी। कई पहलू हैं इस बात के। अमूमन आदमी, पूरी दुनिया में, आदमी नहीं कहिएगा, उपभोक्ता, किसी भी वस्तु को जब खरीदता है और उसे, अगर मान लिया 10 दिन पहले वो सामान 10 रुपए का आया है और 10 दिन बाद अगर उसे वो किसी कारण से 11 रुपए का मिलता है, तो वो सीधी बात ये कहता है कि सामान 1 रुपया महंगा हो गया। ये धारणा है महंगाई और सस्ते को समझने के लिए सम आम आदमी की, सरकारों की भी यही है, अनेक अर्थशास्त्रियों की भी यही अवधारणा है, जबकि ये गलत बात है। महंगाई का संबंध आदमी की क्रय शक्ति के साथ है। एक आदमी के लिए साधारण बस का सफर भी सस्ता महंगा है। जो भी मानक है किराया लेने के, अब करीब 1.5 रुपया किलोमीटर है देश में यात्रा करने के। कुछ जगहों पर 2 रुपए किलोमीटर है, पहाड़ वगैरह में बदल जाता है। वो भी महंगा है साधारण बस का सफर करना। कुछ लोगों के लिए रोज हवाई जहाज में यात्रा करना भी महंगा नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी क्रय शक्ति ज्यादा है। महंगाई का संबंध आदमी की क्रय शक्ति के साथ है, उसकी पैसा कमाने की क्षमता के साथ है। खर्च होने का उसका कोई कारण नहीं है। ये कोई ये तार्किक दृष्टिकोण महंगाई और सस्ते को समझने का ये है। ये बात मैंने इसलिए कही है यहाँ पर कि अक्सर ये बात कही जाती है, अगर डीजल बिजली पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए तो निश्चित रूप से जो निचले तबके का आदमी, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जिसकी आमदनी कम है, उसका जीवन दुभर हो जाएगा।
ऐसा समझा जाता है। जबकि जब गणना इस बात की करते हैं तो ये समझ में आता है कि अगर इन चीजों की कीमत बढ़ा दी जाए तो मानव श्रम की कीमत अपने आप, मानव श्रम की मांग बढ़ जाएगी। ये जो महंगाई और सस्ते होने का जो मैंने बात कही थी शुरुआत में, वो इसलिए कही थी कि मानव श्रम की मांग बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या आधार हो सकते हैं। क्योंकि अब भारत में जब देखते हैं हम, तो भारत में श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है, मानव श्रम बहुत ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था का सिद्धांत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का सिद्धांत एक नहीं हो सकता है। उसका कारण यही है कि भारत में श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है, अमेरिका में श्रम शक्ति कम है। या दूर पश्चिमी देशों में या ऑस्ट्रेलिया में या जापान में वहां का आबादी घनत्व कम है तो श्रम शक्ति कम है। अब श्रम शक्ति कम है तो मशीनों का प्रयोग वहां ठीक होता है। लेकिन इस बीच ये बात कह देना भी बिल्कुल ठीक रहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत में सारे के सारे उपक्रम ये तय कर लें कि सभी काम हाथ से किए जाएंगे। मानव श्रम को बढ़ावा देने के लिए कोई भी काम मशीन से नहीं किया जाएगा, ये कोई उपयुक्त बात नहीं है। ये तो देखने वाली बात है, यथार्थ को समझने वाली बात है कि कौन सा काम मशीन से करना ठीक रहेगा, कौन सा काम हाथ से किया जा सकता है, ताकि बाजार में श्रम की मांग बढ़े। कभी भी जब सरकार श्रम मूल्य बढ़ाती है तो उस आधार पर बाजार में श्रम मूल्य की कीमत नहीं बढ़ती है। श्रम मूल्य की कीमत उसकी मांग के आधार पर बढ़ती है। किसी भी वस्तु की कीमत बाजार में मांग के आधार पर बढ़ती है, घोषणाओं के आधार पर नहीं बढ़ती। और अगर सरकार या व्यवस्था ये तय करती है कि इससे कम ये सामान बिकेगा ही नहीं, तो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा शुरू हो जाता है। ये पक्ष ठीक नहीं है। स्वाभाविक बात है कि किसी भी वस्तु की अगर मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, और किसी भी वस्तु की अगर मांग घटेगी तो उसकी कीमत अपने आप घट जाएगी। तो भारत में श्रम शक्ति बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ अनेक काम ऐसे हैं जो अगर हाथ से किए जाएं तो ये कोई अपमान का काम नहीं माना जा सकता है। आखिर आबादी को काम तो मिलना है। अनेक प्रश्न उठते हैं इन इस मामले की। जब भी देश भर में कहीं मेरे साथ चर्चा हुई है किन्हीं लोगों की, तो ये बात भी समझ में आई है, निष्कर्ष यहां तक भी निकला कि अगर भारत में कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि एक व्यक्ति दिन भर में या किसी समय में, निश्चित समय में, कोई उत्पादन मशीन जितनी देर में कर देती है, भाई मशीन की तो गति बहुत तेज होती है काम को उत्पादन करने की, और उसी काम को अगर आदमी हाथ से करता है तो कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य इस प्रकार बढ़ना चाहिए कि हाथ से करे हुए काम का मूल्य और कृत्रिम ऊर्जा से उत्पादित सामान का मूल्य बाजार में बराबर हो। तब अपने आप श्रम का मूल्य बढ़ेगा। और जब श्रम का मूल्य बढ़ेगा तो पूंजी का इस प्रकार केंद्रीयकरण नहीं होगा जैसा आज हो रहा है। जैसा कि मालदार मालदार बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है, आर्थिक असमानता अपने आप घटेगी। इसका पहला लाभ ये होगा कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य इस प्रकार बढ़ने का। जब ये फर्क आएगा तो पूंजी का स्थिरीकरण रुकेगा, मतलब उसका सेंट्रलाइजेशन रुकेगा। वो पूंजी अपने आप बाजार में या काम धंधे में लगेगी, और लगाने की बाध्यता इसलिए होगी कि अगर उसका उपयोग ही तब हो पाएगा कि जब वो बाजार में जाएगी। अगर उसे जमा करके रखेंगे तो उसकी कीमत घटने लगेगी। ये एक पूरा का पूरा चक्र बनता है। कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ाने का पहला पहला आधार बनता है कि श्रम की कीमत बाजार में बढ़ जाएगी, आम आदमी के पास पैसा अच्छा जाएगा। जो मजदूर तबका है, जो श्रम के आधार पर अपनी जीविका जुटाने वाले लोग हैं, जिनकी तादाद भारत में लगभग 70 करोड़ है, आज की आबादी में 70 करोड़ से ज्यादा है जो श्रम के आधार पर अपनी जीविका जुटाते हैं। उसमें छोटे किसान और मजदूर, ये इतनी बड़ी भीड़ आती है।
इस भीड़ को हमेशा ये डरा करके रखा जाता है, अगर डीजल की कीमत बढ़ गई तो मेरठ से दिल्ली जाने का किराया जो अब लगभग 130-140 रुपए है, वो 250-300 रुपए हो जाएगा, तो आप तो दिल्ली ही नहीं जा पाओगे। जबकि एक मजदूर के पास इतना समय है ही नहीं, उसे जीविका जुटाने में 8 घंटे गुजर जाते हैं। 450-500 रुपए अगर सरकारी दर के अनुसार जो श्रम मूल्य है आज का, वो करीब मेरे ख्याल में 240-250 रुपए के करीब है, जो घोषित श्रम मूल्य है सरकार की तरफ से। लेकिन जो वैसी मजदूरी मिलती है वो 500 रुपए के करीब मिलती है बाजार की मांग के हिसाब से। यही मजदूरी करीब करीब 1,000 रुपए पर चली जाएगी अगर हम कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य 2 गुना या 2.5 गुना कर दें, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये एक बात है। दूसरी बात, पर्यावरण का जिक्र इन्होंने विपुल जी ने उठाया, बहुत ठीक बात है। आज पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक संस्थाएं दुनिया में काम कर रही हैं, भारत में भी काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण रोज प्रदूषित होता जा रहा है, और कृत्रिम ऊर्जा का जलना उसका बड़ा कारण है। ट्रैफिक, कारखाने, ये सब। अगर हम कृत्रिम ऊर्जा का उपभोग अपने जीवन में कुछ घटा पाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में जो हम अपने साधन फूक रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, वो अ, नहीं फूकने पड़ेंगे। और जो बेमतलब के कई नेता पर्यावरण के नाम पर पैदा हो रहे हैं, ऐसा भी संभव है कि फिर उनकी नेतागिरी की दुकान भी बंद हो जाएगी। ये इसका दूसरा फायदा विपुल जी ने बिल्कुल ठीक बताया। और ऐसे अनेक, एक पूरी श्रृंखला बन करके खड़ी हो जाती है। लोगों ने ये भी सवाल उठाया जब ये चर्चा हुई कि हिंदुस्तान अगर कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य इस प्रकार बढ़ा बढ़ा देता है कि इसका 2 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना, मुनि जी तो 3 गुना तक भी कहते हैं, इस प्रकार बढ़ा दिया जाएगा, तो भारत के तो वापस बैलगाड़ी युग में आ जाएगा और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, ये हर योजना का या किसी भी सिद्धांत का अपना एक पक्ष होता है। ऐसा बैलगाड़ी युग में तो हिंदुस्तान नहीं जाएगा, लेकिन जब पूंजी का सेंट्रलाइजेशन या आर्थिक असमानता घटेगी तो निश्चित रूप से भारत आधुनिकता की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर ये जो सिद्धांत है एक विचारक का दिया हुआ, ये समाज के लिए है, किसी देश मात्र के लिए नहीं है। इसका विकसित होना समाज के लिए हानि का विषय दिखाई नहीं देता है। ये पूरा प्रकरण है। मेरे ख्याल में मैं अपने बोलने की सीमा पार कर चुका हूँ 4-5 मिनट की। तो और भी जी। जो अगर बीच में कोई बात आएगी ऐसी, उस पर भी विचार किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी एक ध्यान रख लिए जाए, सस्ते महंगे के लिए मैं 1 मिनट और अपनी बात कहना चाहता हूँ। सस्ते महंगे के लिए एक ध्यान बात रख ली जाए। अक्सर तुलना होती है कि अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर करीब 2% है, 2% से भी कम है, अभी कल परसों अखबार में आंकड़े थे। या जापान की 1% है, या ऑस्ट्रेलिया की 1.5% है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अब भी करीब 7% घोषित करी है सरकार ने। देखिए, ये कोई बात मायने नहीं रखती है। इस आर्थिक मामले को समझने के लिए ये बात है कि अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर 2% के करीब रहने के बाद भी भारत की तुलना में अमेरिका के आम आदमी की क्रय शक्ति यहां से बहुत ज्यादा है। वहां एक श्रमिक रोज अगर बुलाया जाएगा, मान लिया यहाँ 500 रुपए में आता तो वहां 2,000 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। और वो 2,000 रुपए का भी श्रमिक झेल लेते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है। उनके साथ तुलना ना की जाए, और ना यही बात देखी जाए कि 7% और 2% का क्या मतलब बहुत बड़ा अंतर हम मान रहे हैं, जिसे बड़ा आदर्श स्थिति सरकार और तमाम लोग कहते रहते हैं। ये कोई ठीक बात नहीं है। ठीक पक्ष इसका ये है कि हमने अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत घटाई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं घटाई है। ये जो महंगा और सस्ता, मजबूती और कमजोरी का मामला दिखाया जाता है, ये इतना ही है। लेकिन फिर भी भारत की करेंसी मजबूत है दुनिया की दूसरी करेंसियों की तुलना में। उसका जब हम भौतिक सत्यापन करते हैं, समझते हैं स्थितियों को, तो वो बात समझ में आ जाती है। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा। धन्यवाद। जी। जी।
बाकी के साथी बताएं और अपना सीमित समय में बात रखने का प्रयास करें। ये संजय भाई, बहादुर जी का माइक बंद कर दीजिए। जी, कोई और साथी हैं? संजय भाई, बहादुर सिंह जी का माइक बंद कर दीजिए। खुला रहने दीजिए मेरा माइक। क्यों जी? अच्छा, तो आप बोलिए फिर। हाँ, मैं दो चार बातें कह दूं। बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि इसका ठीक अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि यदि ये कृत्रिम ऊर्जा बहुत महंगी हो जाए तो परिणाम कितना नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। लोग कितने परेशान होंगे या कितने सुखी हो जाएंगे। ये तो निश्चित है कि श्रमिकों को अच्छा वो उनको मजदूरी मिल जाएगी, निश्चित, ये तो बात सही है। लेकिन बाकी क्या इफेक्ट होंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो अम, दूसरी बात ये है कि ये जो नरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि जिनकी क्रय शक्ति अधिक होती है उनके लिए महंगाई बुरी नहीं लगती है। जो उदाहरण दिया अमेरिका का, तो बिल्कुल वो सही है। अमेरिका वालों की तुलना भारत से नहीं करनी चाहिए। अमेरिका और कनाडा में भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है, अर्थात डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ कम है, कनाडा में और अमेरिका में। हमारे यहाँ उनकी अपेक्षा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक है। तो हमारे यहाँ मशीनरी का अधिक उपयोग जो है वो गलत है। वो महात्मा गांधी ने जो कहा था कि मशीनरी का अत्यधिक प्रयोग पाप का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो यही है कि जब मशीनरी श्रमिक का आ, काम छीन लेती है और वो बेरोजगार हो जाता है, तो बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करे या भीख मांगे या चोरी डकैती करे, वो जाता तो अपराध की तरफ ही है और पाप करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो वो कथन बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये जो बात है इस मामले में बिल्कुल फिट है कि जब कृत्रिम ऊर्जा की कीमत अधिक हो जाएगी तो श्रम का शोषण कम होगा, श्रमिक को फिर काम मिलेगा। ठीक है, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। देखिए, मैं एक दो बातें रख देता हूँ। एक तो कोटेशन में जो बात रही है कि बुद्धिजीवी कितना कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, श्रमजीवी कितना करते हैं, मध्यम वर्ग या गरीब लोग कितना करते हैं। तो उसमें देखा जाए तो अधिकांशतः जो कृत्रिम ऊर्जा है वो तो पूंजीपतियों के द्वारा ही यूज की जाती है। मैं देखता हूँ शायद एक गांव या एक शहर जितनी ऊर्जा की खपत करता है, कुल मिला जुला करके उतनी ऊर्जा की खपत तो एक कंपनी ही कर लेती है। दो चार कंपनियां लगा दी हैं, दो चार प्लांट लगे हैं, तो हैवी मशीनरी लगती हैं, तो वहाँ बड़ी बड़ी सी मशीनें रहती हैं। उनमें 11 11 हजार वोल्ट का आप देखेंगे तो वायर जो है सीधे सीधे केबल जा रही है। और वो हैवी मशीनरी है तो वो छोटे मोटे सिस्टम पर चल भी नहीं सकती है। तो वहां पर आप देखेंगे तो वो भी 24 आवर्स चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। तो आप जितना अपने एक परिवार जो है जितना पूरे दिन भर में या महीने भर में यूज कर रहा है, वहाँ कुछ मिनटों में ही उतनी एनर्जी की वो कंजप्शन कर देते हैं, क्योंकि हैवी मशीनरी है, उतना लोड चाहिए उसको। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो वहां पर जो है वास्तव में जितनी भी कृत्रिम ऊर्जा है वो कंपनियां ही मेनली यूज कर रही हैं, या बड़े बड़े जो आप नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, पूरे के पूरे आईटी पार्क बने हुए हैं, वो जो हब बने हुए हैं, वहाँ जितना कंजप्शन होता है उतना कंजप्शन किसी और क्षेत्र में नहीं हो पाता। आम आदमी कितना करता है, तो आम आदमी को देखेंगे आप, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या जिनके अपने निजी गाड़ियां हैं, जो डेली डेली ऑफिस जाने आने वाले हैं,
वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी उतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर पाते हैं जो मध्यम वर्ग का है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन है डेली का। लेकिन थर्ड क्लास ऐसी है जो लेबर है, मजदूर है, श्रमिक है, जिसको अपने आसपास ही करना है, या कहीं पैदल जाना है या कहीं साइकिल से जाना है। उसके लिए कृत्रिम ऊर्जा का क्या उपयोग रह जाता है? तो ऐसे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में है जिन जो कृत्रिम ऊर्जा का बहुत कम उपयोग करते हैं। तो ये तीन चीजें हम लोगों को दिखाई देती हैं। अब अगर हम कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है केवल पूंजीपति ही प्रभावित नहीं होगा, उससे मध्यम वर्ग भी प्रभावित होगा। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो अब गाँव में जो किसान है वो भी जो है कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रभावित नहीं हो या श्रमिक प्रभावित नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रभावित होते ही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, कौन कितना उपयोग कर रहा है। तो मुनि जी ने इसका जो समाधान उसमें लिखा है उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि अगर हम कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ा भी देते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो बढ़े हुए मूल्य से जो भी टैक्स मिलता है या जो भी कलेक्शन होगा, उसको हम भारत के नागरिकों में 2-2 हजार रुपए या फिर 3 हजार रुपए जो भी है प्रति व्यक्ति परिवार के हिसाब से बांट दिया जाए। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अगर आप बांट देते हैं तो जो न यात्रा करने वाले लोग हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, यानी कि उनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जो पूंजीपति वर्ग है या बड़ा वर्ग है वो इससे इससे कुछ अधिक प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो अगर आप देखेंगे तो वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि वो जितना उपयोग करेगा कृत्रिम ऊर्जा का उतना तो आप उसे मंथली या 2 हजार रुपये प्रति व्यक्ति या जितना भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स मिलता है उतना आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा मैं देखता हूँ कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य अगर हम बढ़ा देते हैं तो महंगाई बढ़ने की बात आती है। तो महंगाई से प्रभावित कौन होगा? तो अगर हम ये कर दें कि सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को हटा देते हैं और केवल जो है एक जो है हम लोग संपत्ति कर लगा देते हैं। तो संपत्ति कर लगा देंगे तो संपत्ति कर में आप देखेंगे जिसके पास जितनी कम संपत्ति है उसके लिए उतना ही कम नुकसान है। किसी के पास अगर 20 लाख रुपए की संपत्ति है तो मान लीजिए वो 20 हजार ही दे रहा है, साल भर का 1-2% निकलेगा, 40 हजार निकलेगा। और हमें लगता है कि नहीं, 40 हजार भी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रति व्यक्ति जो है लाखों रुपए टैक्स देता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसे पता ही नहीं चलता है। आप पेंसिल से लेकर रबड़ से लेकर हर वस्तु पर तो टैक्स दे ही रहे हैं। तो जब आप इतना अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं उसकी तुलना में देखेंगे तो संपत्ति कर लगाने पर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिनके पास संपत्ति अधिक है, पूंजी अधिक है, जाहिर सी बात है उनको टैक्स बहुत अधिक देना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो उससे जो है कमजोर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, या जिसके पास पूंजी का अभाव है, संपत्ति कम है, वो कम प्रभावित होगा। तो अगर हम ये कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ाएं, इससे कुछ समस्याएं आएंगी भी। तो इन समस्याओं का समाधान इन दो रास्तों से निकाला जा सकता है कि सारे अप्रत्यक्ष कर को हटा करके एक संपत्ति कर लगा दिया जाए। और दूसरा काम ये किया जा सकता है कि जितने भी कृत्रिम ऊर्जा से जो टैक्स मिल रहा है, जो भी उससे एक्स्ट्रा पैसा होगा, सरकार उसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांट दे। तो मुझे लगता है यहाँ पर तीनों में संतुलन बन जाएगा। और जो उच्च वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। तो ऐसे में तीनों का समाधान निकल जाएगा। आज अगर आप देखेंगे तो आज जो है ट्रम्प के सलाहकार ने जो पीटर नबारो हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में कृत्रिम ऊर्जा का या पेट्रोल डीजल या जो भी आ रहा है उसका उपयोग कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ ब्राह्मण शब्द की जगह उन्हें ये कहना चाहिए था कि भारत में पूंजीपति वर्ग कर रहे हैं 80-85%, 70%। लेकिन उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग न कह करके, पूंजीपति वर्ग न कह करके, वो उन्हें अपनी एक जातिगत जो है वैमनस्यता फैलानी थी, वो काम किया। लेकिन वास्तव में मुनि जी को अगर हम देखते हैं तो मुनि जी क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है, यही दोनों मिलकर तो कृत्रिम ऊर्जा का जो है सारा का सारा प्रयोग कर रहे हैं। तो जो प्रयोग कर रहा है उसको सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए। और जो लोग जो है टैक्स दे रहे हैं उनके टैक्स के पैसे से बाकियों को जो है लाभ दिया जाए, या फिर उसको शिक्षा का पे खर्च किया जाए। तो श्रमिकों का शोषण हो और पूंजीपतियों का पोषण हो, ये अच्छी नीति नहीं है। ये दो तीन जो तरीके हैं कि पूंजी की कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ा देने से जो दो तीन हमने समस्याएं बताई,
कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो उसका लोकल प्रोडक्शन बढ़ा करके हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। लोकल प्रोडक्शन हो जाएगा तो, एक मिनट, हाँ, लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो लोकल प्रोडक्शन से उसका समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो सकता है। बाकी जो संपत्ति कर लगा करके और बाकी पैसा बांट करके वो समाधान निकाला जा सकता है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएंगे। बताइए, मंगला प्रसाद जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, नमो नमः। जी बताइए। धन्यवाद। एक मिनट। आज चर्चा जो है कि एक ऊर्जा पर है। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, जैविक और कृत्रिम। और यहाँ पर बुद्धिजीवी, पूंजीपति, राजनेताओं, मीडिया, ये सब इत्यादि का जो है कि वर्ग के रूप में देखा गया है, और मूल्य वृद्धि को गरीबों के लिए अहितकर समझा गया, बताया, ऐसा समझा जा रहा है। मैं इसे अलग हटकर कुछ कहूंगा। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। और अ, इसमें देखिए दो बातें होती हैं, असंगठित और संगठित कार्य परियोजना। हम जो ग्रामीण परिवेश था, पहले पारिवारिक परिवेश था, तो ग्राम में ऐसी व्यवस्था थी कि एक ही गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, एक दूसरे का जो है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का काम करते थे। हमारे कहने का तात्पर्य, जो पारिस्थितिकीय तंत्र में जो व्यवस्था चलती है, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा पैदा होती है, उसका उपयोग। लेकिन इसके लिए एक संगठित स्तर होना चाहिए। यदि संगठित स्तर स्तर मिल जाए, संगठित प्रक्रिया मिल जाए, तो कृत्रिम ऊर्जा हो चाहे जैविक ऊर्जा हो, दोनों का जो लाभ है वह सबको मिलता है। लेकिन जब असंगठित व्यवस्थाएं रहती हैं, तो इसकी व्यवस्था, इसका लाभ जो है कि गरीबों को नहीं मिल पाता है, सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सुविधा संपन्न है, व्यवस्था में, सिस्टम में है, वो उसका ज्यादा लाभ उठाते हैं। तो यह कहना उचित है या उचित नहीं होगा जो है कि कृत्रिम ऊर्जा के मूल्य वृद्धि से सारी माने गरीबों सस्ता होने से जो है गरीबों का नुकसान हो रहा है। मूल चीज है असंगठित होना। हम परिवार व्यवस्था को समाप्त कर दिए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिए हैं, समाज व्यवस्था को खत्म कर दिए हैं। तो यह सब जो बातें हैं, हमें वह जो है कि उन चीजों से लाभ लेने की जो व्यवस्था होती है कृत्रिम ऊर्जा से या नई चीजों से, और उसमें हम अपने आप में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जहां यह कहना चाहिए कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र तोड़ा गया और पारिवारिक व्यवस्था तोड़ी गई, यह जो है कि गरीबों के लिए, आम वर्ग के लिए बहुत ही जो है क्षतिकारक हुई है। और कृत्रिम ऊर्जा की जो उससे जो है उपयोगिता का लेकर के, कृत्रिम ऊर्जा से जो अपनी जो है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत देने की बात होती थी, वह उसकी सुविधा नहीं ले पाए, हम यह कह सकते हैं। और आज ये व्यवस्था कृत्रिम ऊर्जा पे इतनी निर्भर है कि बढ़ाया जाए तो उसमें आम वर्ग ही ज्यादा प्रभावित हो गया होगा, पूंजीपति वर्ग हमारे ख्याल से बहुत कम प्रभावित होगा। और दूसरी बात, कृत्रिम ऊर्जा से जो है कि हमारे यहाँ महंगाई, कृत्रिम ऊर्जा की महंगा होने से महंगाई बढ़ती है, हमारे उत्पाद महंगे पड़ेंगे, तो निश्चित है जो है कि हम निर्यात में, वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण में पीछे हो जाएंगे। और जैविक ऊर्जा को जो उपयोग करने का तरीका है, यदि हम असंगठित रहते हैं तो जैविक ऊर्जा का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि संगठित तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र से की व्यवस्था की बात करें, तो जैविक ऊर्जा जो है कि कृत्रिम ऊर्जा से ज्यादा बेटर पड़ता है और ज्यादा उपयोग होता है, ज्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन जैविक ऊर्जा को जो है कि लेने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हम संगठित व्यवस्था में नहीं है, तो वह जैविक ऊर्जा जो है कृत्रिम ऊर्जा से महंगा पड़ जाता है।
तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमें जो है कि संगठित होना चाहिए अपनी व्यवस्थाओं में, सामाजिक रूप से, पारिवारिक पारिवारिक तंत्र में और पारिस्थितिकीय तंत्र के हिसाब से हम ऐसे जो है कि व्यवस्थाओं को संगठित या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसा तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कैसे करेगा? जो है वह जो हमारे नेतृत्व वर्ग हैं वही लोग कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व वर्ग ऐसा क्यों करेगा? अपने पैरों को कुल्हाड़ी तो मारेगा नहीं। नेतृत्व वर्ग सोचता है सब सारी व्यवस्था हमारे कब्जे में आ जाए। जो उच्च वर्ग हैं वो भी ये सोचते हैं हमारी सारी व्यवस्था हमारे कब्जे में हो जाए। जो विदेश की जो मीडिया है या प्रचार तंत्र है, सब अपनी अपनी व्यवस्था पर हावी होना चाहते हैं। तो सब लोग अपनी व्यवस्था पर हावी होना चाहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कि संगठित कौन करेगा, उसको व्यवस्थित कौन करेगा? घूम फिर के आ जाता है सारी स्थितियां जो है कि अब हम दोष किसी को दें, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग एक अलग बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा कर दें, पूंजी वर्ग खड़ा कर दें, राजनेता कर दें, मीडिया कर दें, आम ना, ये सब कोई वर्ग या जाति के हिसाब से हम नहीं देखना है हमें। हम क्यों देखें? जो है कि हमें जो चाहिए, जो हमको संगठित होने की प्रक्रिया है, और हमारे जो संविधान से जो है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए परिवार तंत्र के लिए इत्यादि के लिए, तो वह नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से दिन प्रति हम तितिर बितिर हो जा रहे हैं और वो एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है, और हम कोई ऐसी व्यवस्था में नहीं आ पा रहे हैं जो हम अपने हितों को जो है कि अच्छे ढंग से संपादित करें। तो हम अपनी बात कहीं समाप्त करते हैं और हमें कहना चाहते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र को संगठित करने के लिए हम लोगों को विशेष जो है कि प्रयास करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। एक बात मैं ब्रजेश जी यहाँ टेक्निकल कहना चाहूंगा। जी तकलीफ कर बताइए। रहा हूँ लेकिन जरूरी है वो बात कहनी। एक बुनियादी बात समझी जानी चाहिए जिस पारिस्थितिक और सामाजिक संगठन को मजबूत करने की मंगला प्रसाद जी ने बात कही है। बुनियादी बात यह है कि जब भी समाज में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण होगा तो सामाजिक संगठन भी कमजोर पड़ेगा, पारिस्थितिक समन्वय भी कमजोर होगा। ये दोनों विषय इतने शक्तिशाली हैं कि समाज को मजबूत होने ही नहीं देते। हम लोग एक बात भूल रहे हैं कि जब समाज की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन मजबूत नहीं था, कृत्रिम ऊर्जा का समाज की अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार से नियंत्रण नहीं था, और सत्ता भी समाज की अंतिम इकाई तक सहजता से नहीं पहुंचती थी, तो समाज का पूरा ढांचा डेवलप था जिसकी प्रशंसा हम यहाँ बैठ करके रोज करते हैं। किसान गेहूं पैदा अनाज पैदा कर लेगा, लोहार औजार बना देगा, बढ़ई लकड़ी का सामान बना देगा, फलाना ये कर देगा, वो कर देगा। वो तब होता था सब जब आर्थिक और राजनीतिक सत्ता चलाने वाले लोग बहुत ताकतवर नहीं थे। कृत्रिम ऊर्जा ने ये दोनों ही विषय बहुत ताकतवर बना दिए हैं दुनिया में, और हम इन्हीं विषयों को कमजोर करने की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है कि ये अगर लागू हो तो वास्तव में ही पूंजी का अकारण केंद्रीयकरण रुकेगा। जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा बनाने की बात है इस सिद्धांत के तहत, जब ये बात आई है और आपने संपत्ति कर का जिक्र किया है, तो ये दो प्रकार से सोचा गया, क्योंकि बात जब तक पूरी नहीं कही जाएगी तब तक अ, हम सब इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और इसके कई दिन लग सकते हैं इस बात को कहने में। देखिए, उस प्रकरण में जब ये दोनों घटक तय किए गए कि कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि का जो परिणाम आएगा उससे समाज किस प्रकार मजबूत होगा, तो आपने बताया ब्रजेश जी कि उसका वो पैसा जो भी बचेगा, सबसे पहले तो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन भारत में कर रहे हैं उन्हें दिया जाए। अगर बचता है फिर भी
तो फिर जो निचले तबके के आर्थिक, जो उससे ऊपर की क्लास आती है थोड़ी सी मजबूत, जिसकी आमदनी कुछ ज्यादा होती है, उसको दिया जाए। और अगर पैसा इतना हो जाता है कि वो सारे देश की जनता को बराबर बांटा जाए, और एक 2,000 मूल रुपया, जो जिसकी कीमत मतलब जो सन 50 में, तो 1 रुपए की जो कीमत थी, उसके आधार पर 2,000 मूल रुपया पूरे देश की जनता को दिया जाए कृत्रिम ऊर्जा पर टैक्स लगाने के बाद। और दूसरा टैक्स व्यवस्था को चलाने के लिए कौन सा है, तो वो संपत्ति कर का जिक्र है। संपत्ति कर का जो आकलन भारत में किया गया है, वो अधिकतम 2% तक भारत के वर्तमान बजट, जो करीब अब कितना, इस साल का करीब 60 लाख करोड़ का है, इसका करीब करीब 3 गुना हो जाएगा प्रति वर्ष। अगर भारत में 1.5% तक भी संपत्ति कर लगा दिया जाता है, तो अनुमान ये किया गया है कि भारत का आर्थिक बजट अब का करीब 3 गुना हो जाएगा। और इस जो दोनों प्रणाली ये बताई गई है, जो दोनों सिद्धांत विकसित किए गए हैं, इनमें ये आपने स्पष्ट कर ही दिया है कि अन्य कोई भी प्रकार का टैक्स, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। इस प्रकरण का जब अनुसंधान रामानुजगंज में चल रहा था, तो यहाँ जिक्र था, इस बात का मैं साफ करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। ये जिक्र उस टाइम था कि सरकार जो टैक्स लेती है, कोई भी सरकार पूरी दुनिया में, वो समाज की व्यवस्था चलाने के लिए लेती है, ना कि व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने ऐशो आराम के लिए लूटपाट करने के लिए लेते हैं। जब समाज की व्यवस्था चलाने के लिए टैक्स लगाया जाता है, तो टैक्स क्यों ना प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हमेशा समाज के विरुद्ध होती है और सरकारों के पक्ष में जाती है। तो ये जो जी दोनों विधाएं हैं टैक्स लगाने की, ये दोनों हटे। कोई किसी प्रकार का टैक्स ना हो, टैक्स केवल 2 प्रकार के हो, संपत्ति पर अधिकतम 2% तक, और कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि, श्रम शोषण रोकने के लिए। इसके आधार पर व्यवस्था का पूरा ढांचा बनाया जाए, और बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था न केवल भारत की बल्कि दुनिया के तमाम देशों की बनाई जाए। तो इससे क्या है, आर्थिक असमानता घटने की स्थिति बनेगी, समाज में जीवन सुखी बनेगा। ये बात थी। जी जी नरेंद्र जी, अब अगर कोई बात होगी तो बाद में रख सकते हैं, बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए पौंजे जी। विजय साहब की बात, नरेंद्र जी बर्बाद की बात, सब बातों से सहमत हुआ जा सकता है। लेकिन आप सब लोग जो है किस कह रहे हैं अपनी बात, कौन आपकी बात सुनेगा? सत्ता, सरकार जो डीजल पेट्रोल बेच रही है, डीजल पेट्रोल बेचने में फायदा है, तो जो है वो डीजल पेट्रोल के लिए सोचेगा कि आपके लिए सोचेगा? समाज के पास श्रम है, सत्ता के पास डीजल है, तो डीजल कितने अच्छे से बिके वो सत्ता सोच रही है और वे सोच रहे हैं। समाज का श्रम कैसे बिके, इसके लिए समाज का अपना कोई तंत्र ही नहीं है। समाज का मुखिया तक जो है वो सरकारी है, वो अपनी लूट में परेशान है, अपनी व्यवस्था में परेशान है, सीडीओ बीडीओ के चक्कर में। हमारा अपना नहीं है तो हम अपनी बात कहेंगे किस, और हमारी सुनेगा कौन? उसके लिए हमें अपना तंत्र बनाना पड़ेगा, और जो है जो हमारी बात को अच्छे से विचार करके और उसको लागू करवाने के लिए कहे सरकार से, तब हमारी बातों का कोई असर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र भाई ने कहा कि जिस चीज की डिमांड होगी वो चले। डिमांड तो है कि हम ऑर्गेनिक गेहूं पैदा कर लें, क्योंकि हमारे देश में एक अमेरिका कितने धनी लोग हैं, जितना अमेरिका में धनी लोग हैं उतने लोग हमारे यहाँ भी धनी हैं, और वो 70 रुपया किलो खा सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये हो कि वो किसान जो है ईमानदारी से उसको पैक करके बेचे और कस्टमर तक पहुंचावे। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को लागू कौन होने देगा? सरकार? व्यापारी? नहीं, ये उनकी जरूरत नहीं, ये हमारी जरूरत है।
और हमारे पास अपना कोई तंत्र नहीं, ना हमारा अपना मुखिया है, ना हमारा अपना विधायक है, ना हमारा अपना सांसद है, ना हमारा अपना देश प्रमुख है। तो हमारे अपनी तंत्र को डेवलप करिए, तभी हम लोग अपने लिए कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। वैद्यराज जी, आचार्य जी, राकेश जी, रामराज जी, राजेश प्रजापति जी, या मनोज जी कुछ बात रखना चाहें तो मनोज जी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी साथी की कोई बात नहीं है तो फिर चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। ये थोड़ा सा कल जो है, जी बताइए। ये विषय दरअसल में बिल्कुल रूट के विपरीत चला जाता है। जब भी इसका जिक्र आता है तो या तो इसका भयंकर विरोध होता है, या अ, हम लोग चुप होते हैं। दो ही परिस्थिति बनती है। शुरुआत में विरोध होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल पैदा होते हैं उनका समाधान होता है इसको समझ करके, तो कुछ ये प्रभाव तो बनाता है अपना। लेकिन चर्चा में ये नहीं आ पाता ब्रजेश, ये तो बात है। इस पर अगर थोड़ी थोड़ी भी चर्चा हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। पवंजा जी ने बिल्कुल ये बात ठीक कही। एक बार मैं अजमेर में था, वहाँ एक हमारे साथी हैं डॉक्टर मोक्षराज जी, बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्हीं के मित्र है कोई, वहाँ विधायक जी थे, तो उनके सामने ये बात थी सारी जो अभी पवंजा जी ने कही, कि भाई ये जो आप सारी बात, ये डाटा जो रख रहे हो सामने, लगता तो है कि तार्किक है, लेकिन इसे लागू कौन होने देगा, और हम ही क्यों लागू होने देंगे इसको। अगर ये सब लागू हो गया तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। और व्यवस्था के ये सिद्धांत अगर लागू हो जाए तो वे लोग उन लोगों को बेरोजगार होने का खतरा जो वास्तव में निकम्मे हैं और धनपति हैं, और जो आम आदमी परेशान है उसके जीवन की दिशा ठीक हो सकती है कुछ। किसी भी संपत्ति कर की बात उठी है यहाँ पर, संपत्ति कर अगर लागू होता है भारत में, तो आज जिस प्रकार संपत्तियां, मतलब अचल संपत्तियां खरीद करके डाली जाती हैं और उनकी अतिशय मूल्य वृद्धि होती है, उस समय निश्चित रूप से ये सारी पूंजी उत्पादन में लगेगी। क्योंकि अगर कोई पूंजी उत्पादन नहीं करेगी, कोई संपत्ति अगर पूंजी का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से संपत्ति का मालिक उसका टैक्स उस साल भर का उसमें दे नहीं दे सकेगा। संपत्ति गरीबी का या आर्थिक असमानता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो भारत में दिखाई देता है वो ये है कि संपत्तियों की मूल्य वृद्धि हो रही है, इसलिए कि दूसरी जगहों से जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, दूसरे साधनों से पैसा कमाते हैं और सारे पैसे को संपत्ति में लगा देते हैं। मतलब ये कि वे लोग तो धनवान हो जाते हैं, लेकिन समाज के व्यवस्था चक्र के बाहर वो पैसा चला जाता है, और उस पैसे से जब
नया पैसा पैदा नहीं होता है। तो ये आर्थिक असमानता बढ़ने का बड़ा कारण है। भारत ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन हब बन सकता है चीन के जैसा, अगर भारत की तमाम अचल संपत्तियां जो बिल्कुल पूंजी उत्पादन नहीं करती हैं, कुछ लोगों के पास इकट्ठी है जिनके पास पैसा कमाने का साधन है, अगर वो सारा का सारा पैसा प्रोडक्शन में चला जाएगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और आर्थिक असमानता भी घटेगी। तब हम ये भी विचार कर सकेंगे कि जब इतना उत्पादन बढ़ेगा, जो संपत्ति कर 2% लगाने का प्रस्ताव हम लोग कर रहे हैं, इसे घटा करके 1.5 कर दिया जाए, या विचार सोच समझ करके जो भी हो सकता हो इसे और भी घटाया जा सके। ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, जो कैपिटलिज्म के उन्मूलन का और एक प्रकार से जो साम्यवादी तृष्णा है राज्य को सेंट्रलाइज करने की, उसके उसके इलाज का भी ये रास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है। ये मिला जुला सिद्धांत कृत्रिम ऊर्जा का और संपत्ति कर का जो विकसित हुआ रामानुजगंज में। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर कोई और बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो। नहीं, ठीक है। हम कोई हम एक साथी बात बात कहना करना चाहते चाहे हैं, तो रख सकते हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, हर मनुष्य अपने आप में असीमित क्षमता का स्वामी है। अब यह है कि उसको कुछ दिया जाए या न दिया जाए, उसकी कोई किसी से आवश्यकता नहीं, सरकार के से न किसी से आवश्यकता है। वो अपने आप में पूर्ण संपन्न है, पूर्ण सामर्थ्यों से युक्त है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो जरूरत पड़ती है एक मनुष्य को, वो एक संगठित कार्य प्रणाली की, जिसके आधार पर उसके जो है क्षमताओं का सही सही उपयोग हो सके। हम जो बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को जो संगठित करके संगठित कार्य प्रणाली देने की बात जो है कि वह उसी के लेवल पर है। यदि हम पैसा दे देंगे या कुछ व्यवस्था सुविधाएं देंगे, हम असंगठित हैं और फिर से जो है कि वहीं वहीं पहुंच जाएंगे। चाहे जितनी भी सुविधाएं दे दी जाए, उससे कुछ भी आम जनता का भला नहीं होना। उसका एकमात्र भला होने का रास्ता है, हम पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार हर मनुष्य अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके उसका जो है कि अपने लिए अपने हितों के लिए जो है कि बना सके जो है कि। तो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं, चाहे संपत्ति करो, चाहे कोई भी करो, चाहे कोई भी व्यवस्था, कोई भी सारी सुविधाएं हो, वह कहीं कोई काम आने वाली नहीं है। अंत में वही सब गचर पचर हो जाएगा, मुद्रा अवमूल्यन उसको खा जाएंगे। वैश्विक परिदृश्य में क्या कब क्या घटता है, कैसे क्या नहीं होता है, वो सब कोई फिर से धूल देखिए, धूसरित कर देता है। देखिए धूल। मंगला प्रसाद जी, हाँ आप कोई बात रखिए, कोई हाँ। सिद्धांत सुझाइए हम लोगों के सामने कि ये क्यों गलत है। ये तो गलत है, अभी कोई सज्जन लिख भी रहे हैं लगातार, मैं अभी देख रहा था, फिर आपकी बात पे मेरा ध्यान चला गया। मेरा कहना ये है कि ये क्यों गलत है, आप हमें ये बताइए। ये क्योंकि गलत है, इतने से काम नहीं चलेगा। परिस्थितिकीय तंत्र के बाहर जो कार्य होता है वो सब गलत हो जाता है, जब परिस्थितिकीय तंत्र के अंदर जो कार्य होता है वो सब सही हो जाता है। ये तो ये ये हमें ये सिद्धांत परिस्थिति के अनुसार क्यों नहीं हो सकता है? परिस्थितिकीय तंत्र को हमारी समझ नहीं, परिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं परिस्थितिकीय नहीं, तंत्र तो किसे आप कहते उस हैं। विषय को देखिए, आप एक दिन उस विषय को रखिए, लेकिन मैं जो प्रश्न अपना, मेरी जो जिज्ञासा आपसे है, वो मुझे ये बताइए कि ये परिस्थितीय तंत्र के बाहर किसी मजदूर का श्रम मूल्य बढ़ेगा एक सिद्धांत के लागू होने से। यदि और परिस्थितिकीय तंत्र उस देश में जिसमें, देखिए मैंने 70 करोड़ बताया, भारत में श्रम के आधार पर जीविका जुटाने वाले लोग 100 करोड़ से ज्यादा हैं। हाँ भैया जी, और हम वैदराज एक कुछ बोलना ऐसे चाहता। एक ऐसे सिद्धांत पर हम बात कर रहे हैं जिसके आधार पर कम से भी कम 100 करोड़ लोगों की जीविका का स्तर सुधर सकता है। दूसरी हाँ बात, जिन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। भारत की आर्थिक असमानता दूर करने का, भारत के कमजोर वर्ग को मजबूत करने का जो आधार बन सकता है वो ये है कि श्रम का स्थानीय नियोजन हो, मतलब जो श्रमिक जहां का है उसे वहां काम कर मिलने की स्थिति बने। बिहार के मजदूर को नोएडा भाग करना आना पड़े, झारखंड के मजदूर को बेंगलोर भाग करना जाना पड़े, इस परिस्थितिकीय तंत्र प्रकार में की स्थिति बनती है। तो
इस सिद्धांत के द्वारा ये बनने की नौबत बनती है और आप इसे डिनाई कर रहे हैं। वो कारण बताइए कि आपके किस किस कारण कर रहे हैं। अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर क्या अर्थ है? परिस्थितिकीय तंत्र के अंदर जब यदि हमारे पास आय नहीं होती है तो भी हम संपन्न करते हैं, और परिस्थितिकीय तंत्र के बाहर जब जाकर कार्य करते हैं, लाखों रुपया महीना कमा लें, लेकिन वह हमारे हाथ में लगने वाला नहीं है। हमारे कहने मतलब परिस्थितिकीय तंत्र के अंदर, परिस्थितिकीय तंत्र एक इकाई हो जाती है, एक इकाई हो जाती है, उस इकाई के अंदर जो कार्य होता है नहीं नहीं, वो ये आप परिस्थितिकीय डिफाइन नहीं तंत्र कर से पा सबको रहे हैं उसे। पोषण हो आप जाता हमें है। समझा नहीं पा रहे हैं। आप समझाइए जरा हमें परिस्थिति तंत्र क्या है और और इस सिद्धांत को वो क्या जैसे नुकसान पहुंचाएगा। परिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार जैसे एक परिवार है, हम्म। एक हमारे हमारा पत्नी है, एक व्यवस्था है, ठीक ठीक, तो आपका परिवार है। एक घरेलू परिस्थितिकीय तंत्र हो गया। तो हाँ। ऐसे ही एक ग्रामीण परिवेश का परिस्थितिकीय तंत्र होता था पहले। तो हम्म। ग्रामीण परिवेश का जो परिस्थितिकीय तंत्र होता है उसको जो है कि एक बड़ा विषय है, जो है कि जिसको कुछ वो ही शब्दों में नहीं कहा जा वो सकता है। वो वो उसके लिए वो जो जो है कि वो जो बात आप कह रहे हैं वो पहले मैंने बात कही कि वो पूंजीपतियों ने, पूंजीवाद ने और सत्ता के केंद्रीयकरण ने उसे तहस नहस कर दिया। हाँ, तसर हम और उसी हम ये परिस्थितिकीय तंत्र हम को और इस सिद्धांत के जरिए हम उस रैकेट को तोड़ने की बात कह रहे हैं। आप सिद्धांत का विरोध कर बैठे और हमें आपने ये नहीं बताया कि इस जो पुरानी व्यवस्था थी समाज हम्म, की, हम्म। उसे लौटाने का तरीका क्या, वो आप हमें नहीं बता पा रहे हैं। सिद्धांत का विरोध कर बैठे हैं, जिसकी नए सिद्धांत की जिसकी बात हो रही है। ओ, पहले वैसे इस मैं और वक्त आप ज्यादा बोल रहे हैं, हमें नहीं नहीं ठीक बोलना भैया जी, चाहिए ये। हाँ। तो परिस्थितिकीय तंत्र पर चर्चा वैद्यराज जी भी करना बता होता है। रहे हैं, वैद्यराज जी की बात सुन लेते हैं। हाँ। मैं ये बताइए। बोल रहा था, परिस्थितिकीय तंत्र जो कहा जाएगा तो मत समझो बहाव की दिशा में बहना। नहीं, बहाव की दिशा में बना का, हम बहाव को जो बहाव है की कि दिशा में ही बह जाना ही तो परिस्थितिकीय तंत्र होगा। नहीं, परिस्थितिकीय तंत्र होता है बहाव को जो है कि अपने तक सीमित करना। जैसे हमारे घर के में हर रोज जो है कि 2000 लीटर पानी जाता है। वह पानी कहाँ जाता है? नाली, नाली से नाले, नाला में, नाला से नदी में। परिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार हुआ कि हमारे घर में 2000 लीटर पानी डेली यूज हो रहा है। वह जो है कि हमारे पास जो है कि ये 2 बिस्सा जमीन है तो पानी वहां जाएगा। तो उस पानी से जो अनाज उत्पन्न हो गया, फसल उत्पन्न होगी, वो हमारे पास तक आएगा। और हमारे पास जो वेस्टेज निकलेगा और जो गंदगी निकलेगी वह जो है खेत के अंदर। एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र है। इसी पारिस्थितिक तंत्र को थोड़ा सा और विकसित तरीके से देखेंगे तो वहां पर सारी चीजें धीरे धीरे साफ हो जाती है। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब जो है कि नियंत्रण हम करने का प्रयास जो होगा वो परिस्थितिकीय तंत्र नहीं होगा। जो हमने अगर उपयोग किया है, आप या उससे नियंत्रण, जो हमसे जब अब बिना पारिस्थितिक तंत्र के जो है कि आम जनता का हित नहीं हो सकता है, न तो जो है कि पर्यावरण नहीं को किया जा सकता है, न तो सबको नहीं रोजगार नहीं दिया नहीं जा नहीं, सकता नहीं, है। पारिस्थितिक तंत्र में जब ये हम आते हैं तो सभी देखिए सभी चीजें हमको प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, पावर एक तंत्र के सेंट्रलाइजेशन के जब जो हम दो तंत्र कारण शब्द बन का गए उपयोग हैं। करते हैं वो परिस्थितिकीय नहीं हो सकता। हाँ, तंत्र शब्द का उपयोग ही परिस्थितिकीय नहीं होता। नहीं वैद्यराज नहीं, जी, पारिस्थितिकीय तंत्र भी एक शब्द है आपका, जो है कि आप स्कूलों में भी पढ़ाया गया पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में। आप लोग पारिस्थितिकीय तंत्र को हमने गंभीरता से नहीं लिया, ना समझा गया। पारिस्थितिकीय तंत्र का पूरा जो है कि डिटेल कैसा होता है, आप उसे कैसे एक दिन समझा हमें जाता है। समझाइए, सभी लोगों को उसे उस विषय को रख तो दीजिए एक ठीक दिन है, समझते हैं बस। मनोज इसके जी, लिए आप किसी दिन विषय रखिए इसको। इसके इसके लिए एक दिन का पूरा समय हाँ, रखते हैं। उसके 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 लिए समय उसमें रखिए हम और बताएं अपना कि उसको छोटा रख समझाइए। परिस्थितिकीय तंत्र, बड़ा परिस्थितिकीय तंत्र और विशाल परिस्थितिकीय तंत्र कैसे होता है। हाँ, ठीक है। वो आप उस दिन रखिएगा। हम्म, फिलहाल हम जिस बात पे, जिस मामले पर आज बात कर रहे हैं, वो हम्म, पूरी तरह से हमें ये समझ में आया है कि सत्ता के केंद्रीयकरण ने और हम्म, संपत्ति के केंद्रीयकरण ने हम्म, समाज का पूरा ढांचा तोड़ दिया है। कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि और संपत्ति कर का सिद्धांत हम्म, इन दोनों ही घटकों को कमजोर करने के लिए पर्याप्त विषय है। हम्म। ये बात अलग है कि प्रचार नहीं पा रहे हैं, नहीं नहीं, आप वो जो अलग बता रहे बात हैं है। और जो लेकिन बता इन रहे हैं वो दोनों ही घटकों को आधुनिक कमजोर करने के लिए ये अच्छा सिद्धांत है अच्छा ठीक है, और इस पर हमें ठीक है। कोई आपत्ति नहीं है। नहीं ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है, बस इस पर बाद विचार हो जाए, विषयांतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। जी, कोई और साथी किसी को बात रखनी हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अभी पर्याप्त समय है हम लोगों के पास।
किसी साथी का कोई प्रश्न या कोई बात नहीं है तो फिर हम लोग चर्चा को समाप्त करेंगे। हेलो। विपुल जी कल का। जी हेलो। बताइए। हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ। नरेंद्र बोल रहा था बरेली से। जी जी बताइए जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, एक्चुअल में सुन रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही थी अब तक। तो मैं ये देख रहा था, कृत्रिम एक तो है और दूसरा है कि श्रम वाला। दो नहीं, पे है ना खाट अंदर, टॉपिक। ये मोटरसाइकिल अंदर कर रोज। हेलो। जी बताइए नरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी। आप आवाज आ रही है? हाँ, ये जो चर्चा थी वो कृत्रिम, वो मतलब और श्रम पे है मेन। तो कृत्रिम जो है जी वो हो गया जो आज के टाइम में, मतलब मशीनरी हो गई एक हिसाब से, मशीनरी का में सब्सिडी मिल रही है, यही तो है इसका मतलब। और एक व्यवसाय में या किसी भी जैसे प्रोडक्शन में लगा लीजिए, या रोजगार के टाइम में सरकार उस पे जो सब्सिडी दे रही है, लेकिन श्रम पे नहीं दे रही। यही मेन विषय है ना सर? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में देखो जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से, और जैसे जैसे हम लोगों ने क्या करा, स्टेट का विभाजन करा, कई जगह स्टेट का विभाजन हुआ, हमने सोचा कि बहुत अच्छा चलेगा। फिर उससे टैक्स प्रणाली बढ़ गई। जैसे यूपी से उत्तराखंड जब अलग हुआ तो हमने ऑब्जर्व करा ये कि जो इंडस्ट्री थी उसमें टैक्स ज़्यादा बढ़ गया। टैक्स की वजह से कहो, जैसे ये जो रोजगार मतलब बरेली के क्षेत्र के थे, वो अब उससे जो रॉ मटेरियल आता था वो उत्तराखंड से आता था। तो टैक्स की वजह से लालाओं को क्या होता है, जो व्यापारी है उसे पैसे से मतलब है, उसे एरिया और वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो उसकी क्या होता है, वो अपनी इंडस्ट्री को बंद करके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है जहां पर फायदा होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो मुझे लगता है, गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पॉलिसी मेकर का थोड़ा सा अंतर है, वो ध्यान नहीं देते। और लालाओं को ये जब जब आप सब्सिडी देते हो, उनको हर चीज में छूट दे रहे हो, तो आपको उनको ये भी करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे इतने समय तक मतलब प्लांट लगा रहे हो, तो बिना किसी कारण के आप बंद नहीं करोगे या शिफ्ट नहीं करोगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा यह है, जैसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन के जरिए और कृत्रिम की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, और श्रम पीछे का घट रहा है। श्रम का मेन क्या है कि यूपी में, एक मैं यूपी को उदाहरण ले लेता हूँ, कि हम लोग प्रति व्यक्ति आय का जो डिवीजन होता है जो इंडस्ट्री का, सरकारी सेंटर में तो हो जाता है, सेंटर में तो डीए बढ़ता है, सब कुछ होता है। अब इन जो बाकी लोग रह गए 80% जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह में, उनके लिए रिवाइज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने साल में होगा। अब नीचे निम्न मजदूर का तो हो जाता है, लेकिन बीच के जो मीडियम लोग हैं उनका, वो जो लोग निर्भर हैं उनका रह जाता है बेचारों का। और इसीलिए वो, अच्छा, उनका रहने का रीजन भी क्या है कि उनका वो जो ऊपर वाले वोट दे रहे हैं, ऊपर वालों से राजनेताओं को बहुत फायदा है, क्योंकि वो तो पैसा देते हैं, नीचे वाला उन्हें वोट देता है जिनको वो यूज कर रहे हैं, बीच वाला उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए उन पे नीतियां कम बन रही हैं। तो उनकी वजह से ये जो खाई बनती चली जा रही है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इन जो मतलब अपने ये जो हो गया अधिकारी वर्ग हो गया और जो पॉलिटिशियन वर्ग हो गया, ये दोनों व्यापारी के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जबकि इनको जनता के हिसाब से काम करना चाहिए कि भाई जब जनता पे पैसा आएगा, रोटेशन घूमेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और हम लोग समाज को, देश को और परिवार को आगे बढ़ाने की एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब तक हम करप्शन को बंद नहीं करेंगे, नीतियां उस हिसाब से नहीं बनेगी कि निम्न से निम्न वर्ग जो इससे जुड़ा हो उसको कैसे से ज्यादा फायदा हो। अब होता क्या है, एक मशीनरी हम ला रहे हैं और हमारे देश में जनसंख्या है ज्यादा, और हमें पता है कि यहाँ पे ये रोजगार कम हो जाएगा। तो और हम वो वाला मटेरियल का, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि मानो रबर फैक्ट्री थी हमारे एरिया में, बरेली में, मैं बरेली से हूँ, बस बरेली से, एशिया की नंबर 1 रबर फैक्ट्री थी। उसको अगर चलाना चाहते तो कुछ और कर सकते थे, कोई जहां से सब्सिडी दे सकती थी, दे सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए। ऐसी माचिस फैक्ट्री थी, एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री थी। माचिस का रेट मैंने देखा सन 80 में भी, मतलब 50 पैसे था, वो 1 रुपए हुआ, 1 रुपए से ज्यादा वो कभी बढ़ा ही नहीं। अब 1 रुपए से ऊपर जब माचिस का रेट नहीं बढ़ा, तो वो लोगों को, अपने एम्प्लॉय को ज्यादा बढ़ा नहीं पाए, फिर लालाओं ने उसे उठा के धीरे से बंदी कर दी। तो ये जो सब नीतियां मैंने देखी बारीकी से, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज्यादा जो नीतियां जो सही बन रही हैं, उसी का दोष है। हम लोग चाहे लालाओं को दोष दे लें, कुछ दे लें, ये लोग मिलके अपने, जब तक करप्शन, ये जो करप्शन पे बात नहीं होगी,
तो करप्शन लोग बैठ करते रहेंगे लालौ से मिलके पार्टी फंड के लिए, कोई भी पार्टी हो उसमें, इवन किसी के लिए नहीं, हम तो अपनी चर्चा कर रहे हैं समाज के लिए, हित के लिए कि कैसे रोका जाए। तो इसमें मेन है नीति सही बने, करप्शन कम हो, पब्लिक के लिए ज्यादा से ज्यादा हम सोचें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उनसे कैसे कर, अब वो लोग तो, उन लोगों को तो आदत हो गई, अब हमारा संगठन उनसे कैसे काम करा सकता है, उसके लिए हमें कैसे करना है, कैसे क्या बनाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इतनी कहना है। वैदराज, मैं थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा भाई। हाँ जी, जी बताइए वैदराज बोलो। वैद्यराज जी। मैं बोला जी बताइए। ये जो पूंजी के साधनों पर जो है ना, पूरा पूंजीपतियों का ही हक है, लाभ पे भी उन्हीं का हक है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, और आगे भी रहेगा अगर ये परिस्थिति अनुसार यदि हमने उसमें बदलाव नहीं किया तो। अभी अभी इसी को परिस्थितिकीय तंत्र बोलते हैं जो हम लोग तय कर रहे हैं। यही परिस्थितिकीय तंत्र विकसित हो रहा है। ये अगर तय नहीं किया तो पूंजीपतियों का सदैव ही हिस्सेदारी रहेगी ज्यादा, और हिस्सेदारी में बटाव तभी मतलब उसका जो बंटवारा तभी होगा लाभ का बराबर बराबर, जब कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि कर दी जाएगी, तभी इस हिस्सेदारी का लाभ सभी लोगों में वितरित होगा, ऐसा माना जाना चाहिए। और ये तंत्र ही परिस्थितिकीय तंत्र है जो हमने विचार किया है। ये ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र तो बदलता रहता है, वो तो अपने ऊपर है। जब बदलाव होगा तो फिर नई परिस्थितियां आएंगी, नया पारिस्थितिकी तंत्र होगा। देखिए, किसी से ये नरेंद्र कोई बात यही रखनी है, यही कोई प्रश्न हो तो यही प्रश्न। व्यवस्था का विजय जी मूल सिद्धांत नरेंद्र है कि व्यवस्था चिरस्थायी नहीं हो सकती है। फिलहाल देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही व्यवस्था के सिद्धांत विकसित होने चाहिए, व्यवस्था का ढांचा विकसित होना चाहिए। ये बात आहूजा जी की ठीक है बिल्कुल, कि हम किस दिशा में बढ़ें ये समझा जाना चाहिए। नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है, पारिस्थितिकी तंत्र तो बनता रहता है नया। नरेंद्र यादव कोई जी से प्रश्न है मेरा या कोई सवाल है। बात है, या बताइए पौंजे जी। हाँ, नरेंद्र यादव जी से मेरा सवाल है। यादव हाँ जी, साहब, हाँ जी। मजदूरों के लिए जो है सरकार जो है क्यों सोच लेती है? मजदूरों को राशन दे रही है, फ्री में पैसा दे रही है। आपने हम्म, कहा कि मजदूरों के लिए सोच लेती है और हम्म, मध्यम वर्ग के लिए नहीं सोचती है, तो हम्म। ऐसा क्यों, ऐसा सरकार क्यों करती है? नरेंद्र यादव जी मेरी जवाब आवाज दें। आ रही है? एक सेकंड। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ एक रही है सेकंड। बाबा, बताइए। हाँ, जो आप कह रहे, मैं जो कह रहा था कि नीचे मजदूर तबके के लोगों को नीचे के लिए सोच लेती है, क्योंकि वो लोग क्या है कि उनके लिए बातों में आसानी से आ जाते हैं। ये भी जो मध्यम वर्ग है, ये पढ़ा लिखा है, ये उनके लिए ना तो कंपेनिंग करता है, ना उनके चुनाव प्रचार में जाता है, ना उनके लिए पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि तब पैसा ही नहीं है इस पे, और ना ही जब ये कुछ करता ही नहीं उनके लिए, तो वो इनके लिए क्यों सोचे? बिल्कुल सही बात कहा आपने कि मजदूर सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, हाँ, इसलिए सत्ता मजदूरों के लिए सोचती है। नहीं नहीं, तो प्रदर्शन जो परिवर्तन है ना, वो जब तक मीडियम वर्ग नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा परसेंटेज मीडियम वर्ग की है, और वही भागीदारी निकाल। आप ये देखो ना, वोट परसेंटेज जब आप पढ़ता है तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा 60-65% से ऊपर जाता ही नहीं। इसका मतलब देश का 35% तो वो आदमी वोट डाल ही नहीं रहा। भाई, आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। आपने कहा कि हाँ, मध्यम वर्ग सरकार के लिए नहीं हाँ, कुछ कर पाता है, हाँ, वो वोट में भी भागीदारी नहीं करता, ये भी है साथ में, वो और घर से निकलते ही नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, यह बात गलत है, मध्यम हाँ, वर्ग सरकार बदलता है। तो आप नहीं पहले नहीं, श्योर हो कि क्या हुआ है। नहीं नहीं, अब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक्शन ऐसा है, जब वो घर से निकल जाता है, जब वोट परसेंटेज बढ़ता है, जैसे 40 से 45% वोट या 55% वोट ही पड़ता है, जिस समय 70-80% वोट पड़ता है, तो मध्यम वर्ग निकलता है, तब वो वोट मतलब सरकार बदलती है। अब तो आप सरकार ये जब बताओ, बदल। यादव हम्म, साहब, आप ये बताओ कि हम्म। मध्यम वर्ग सरकार बदल रहा है या मजदूर बदल रहा है? नहीं, दोनों मिलके बदलते हैं, लेकिन उसमें वो उसे गाइड कर पाता है ना। एक्चुअल में क्या है, जो नेता हैं वो उनको आसानी से, जैसे अब उन्हें क्या है, उन्हें 2,000 रुपये चाहिए, उन्हें 2,000 मिल गए, वो शांत हो आप गए। एक बात में कंफर्म करो यादव साहब, ज्यादा समय नहीं हो सकता हम लोगों के लिए। आप हाँ, क्या कह रहे हो कि मध्यम वर्ग सरकार बदलता है उसके बाद भी मध्यम का नहीं सुना जा रहा है, या मजदूर सत्ता बदलता है इसलिए मजदूर का सुना जा रहा है?
नहीं नहीं, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। मैं दोनों मिलकर ही सरकार बदल सकते, एक तो नहीं बदल सकता। मैं ये बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या है कि मध्यम वर्ग जब अब ये फिर उनको आपकी समझाने जो में, है एकदम शुरू मेरी वाली बात तो बात में सुनिए। गलत हो गई। नहीं नहीं, चलिए फिर मेरी आगे बात बढ़िए। अब इसको मध्यम खत्म वर्ग करिए। के अब लिए। अब हो गया समय हमारा, आपका हो गया। इतना हम्म ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हो सकता ना। जी। अब हम्म कोई और अपनी बात करेगा। हम्म। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात है तो रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। कल हम लोग 7,200 से रखेंगे। और कोटेशन कहाँ तक रखना है कल देख लेंगे। आई थिंक 7,219 तक रखेंगे, 200 से 219 तक। जी, मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।